भगवान के नाम पत्र, ए लेटर टू गॉड, कहानी का सारांश। यह कहानी लेंचो नाम के एक गरीब किसान की है जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। फसल के लिए बारिश की जरूरत लेंचो को अच्छी फसल की उम्मीद थी और उसे सिर्फ बारिश का इंतजार था। आखिरकार बारिश शुरू हुई जिससे वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही बारिश तेज ओलों में बदल गई जिसने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी। इस तबाही से लेंचो बहुत दुखी हुआ क्योंकि अब उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। भगवान को पत्र लेंचो को विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने भगवान को एक पत्र लिखा और 100 पेसो मुद्रा मांगे ताकि वह फिर से खेती कर सके और अपने परिवार को भूख से बचा सके। वह पत्र लेकर पोस्ट ऑफिस गया और उसे भगवान के नाम भेज दिया। डाक कर्मचारियों की दयालुता। डाकघर में मौजूद कर्मचारियों को जब यह पत्र मिला तो वे लेंचो की अटूट आस्था को देखकर हैरान रह गए। पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने का फैसला किया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पैसे देने का प्रबंध किया, लेकिन वे सिर्फ 70 पेसो ही जुटा पाए और इसे भगवान की ओर से भेजकर लेंचो को दे दिया। लेंचो की गलत फहमी। जब लेंचो ने पत्र खोला तो उसे केवल 70 पेसो मिले। उसे विश्वास था कि भगवान ने पूरे 100 पेसो भेजे होंगे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने 30 पेसो चुरा लिए होंगे। उसने फिर से भगवान को एक पत्र लिखा और इस बार उनसे बाकी 30 पेसो भेजने की गुजारिश की। साथ ही यह भी लिखा कि डाकघर के कर्मचारियों के जरिए पैसा न भेजें क्योंकि वे चोर हैं। शिक्षा, नैतिक संदेश। यह कहानी ईश्वर में अटूट विश्वास और आस्था को दर्शाती है। यह मानवता और परोपकार की भावना को भी दिखाती है, जैसा कि पोस्टमास्टर और डाक कर्मचारियों ने किया। कभी कभी हम गलत फहमी के कारण उन्हीं लोगों को दोषी मान लेते हैं जो हमारी मदद कर रहे होते हैं। लेखक ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंस। द डस्ट ऑफ स्नो। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कविता का सारांश। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति के छोटे छोटे घटनाक्रमों के प्रभाव को दर्शाया है। कविता में कवि उदासी और निराशा में डूबा हुआ था। तभी एक कौवा बर्फ से ढकी एक हेमलॉक जहरीले पेड़ की शाखा पर बैठा था और अचानक शाखा हिलने से उस पर जमी हुई बर्फ की फुहार कवि पर गिर जाती है। यह छोटी सी घटना कवि के मन को प्रसन्नता से भर देती है और उसका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। वह जो निराश और उदास था अब ताजगी और ऊर्जा महसूस करने लगता है। मुख्य भाव। प्रकृति की शक्ति। प्रकृति की छोटी घटनाएं हमारे मूड को बदल सकती है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर छोटी सी चीज भी हमें खुशी दे सकती है। उम्मीद और आशावाद। निराशा के समय भी जीवन में बदलाव संभव है। निष्कर्ष। कवि हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी किसी छोटी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमारे मूड और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। फायर एंड आइस। अग्नि और बर्फ। कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी लेकिन गहरी कविता है जो कक्षा 10 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। यह कविता दुनिया के अंत के बारे में 2 परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, अग्नि और बर्फ। कविता का सारांश। यह कविता यह दर्शाती है कि दुनिया का अंत 2 तरीकों से हो सकता है, आग फायर और बर्फ आइस। अग्नि फायर। कवि के अनुसार अग्नि इंसानों की इच्छाओं डिजायर्स का प्रतीक है। यह लालच, घृणा, वासना और शक्ति की भूख को दर्शाती है जो अंततः विनाश का कारण बन सकती है। मनुष्यों की असीम इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं उन्हें तबाह कर सकती हैं। बर्फ आइस। दूसरी ओर बर्फ नफरत, हेट्रेड और संवेदनाहीनता, कोल्डनेस का प्रतीक है। कवि का मानना है कि यदि दुनिया आग, इच्छाओं से नहीं खत्म होती तो यह निश्चित रूप से नफरत और ठंडेपन से नष्ट हो जाएगी। नफरत और उदासीनता भी उतनी ही विनाशकारी हो सकती हैं जितनी असीम इच्छाएं। कविता का मुख्य संदेश। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे लालच और इच्छाएं हमें बर्बाद कर दें या फिर नफरत और संवेदनहीनता हमें खत्म कर दे, दोनों ही समान रूप से खतरनाक हैं।
यह कविता एक गहरी दार्शनिक सोच को दर्शाती है और यह सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मुख्य विषय थीम्स। विनाश के दो कारण, इच्छाएं और नफरत। भावनाओं पर नियंत्रण, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। संवेदनशीलता और दया की आवश्यकता, नफरत से बचना चाहिए। निष्कर्ष, फायर एंड आइस। कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान के अंदर की भावनाएं ही दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखती हैं। इच्छाओं का अतिरेक या नफरत की अधिकता दोनों ही दुनिया के विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके संतुलित जीवन जीना चाहिए। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। लेखक जेम्स हैरियट। यह कहानी एक प्यारे लेकिन मोटे पालतू कुत्ते ट्रिकी की है, जो अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्री के अत्यधिक लाड प्यार के कारण बीमार हो जाता है। कहानी का सार। मिसेस पम्फ्री बहुत अमीर महिला हैं और उन्हें अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी से बहुत लगाव है। वह उसे जरूरत से ज्यादा खिलाती है, बिस्किट, केक, चॉकलेट और मलाईदार व्यंजन, जिससे ट्रिकी का वजन बहुत बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगती है और वह सुस्त और बीमार हो जाता है। एक दिन मिसेस पम्फ्री परेशान होकर डॉक्टर जेम्स हैरियट को बुलाती है, जो एक पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैरियट तुरंत समझ जाते हैं कि ट्रिकी को बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। वह उसे अपने क्लिनिक ले जाते हैं और वहां उसका खास ध्यान रखते हैं। डॉक्टर हैरियट का इलाज। क्लिनिक में डॉक्टर ट्रिकी को कोई दवा नहीं देते, बल्कि उसे एक सामान्य कुत्ते की तरह रखते हैं। ट्रिकी को दूसरे कुत्तों के साथ खेलने, दौड़ने और हल्का भोजन करने दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगती है। कुछ ही दिनों में ट्रिकी पहले जैसा चुस्त और स्वस्थ हो जाता है। वह फिर से उछलने कूदने लगता है और अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पा लेता है। कहानी का अंत। जब मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को वापस पाने के लिए आती है, तो वे उसकी फिट और स्वस्थ हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। खुशी से भरकर वे डॉक्टर हैरियट को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि यह सर्जरी की एक शानदार जीत, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्यादा लाड प्यार और जरूरत से ज्यादा खाने पीने से नुकसान हो सकता है। संतुलित जीवन शैली और स्वास्थ्यप्रद आदतें सभी के लिए जरूरी हैं। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कहानी का सार। यह पाठ नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, अपार्थाइड के खिलाफ अपने संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति की यात्रा का वर्णन किया है। कहानी का सार। नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 के ऐतिहासिक दिन को याद करते हैं, जब वे दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। यह दिन देश के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था, जब गोरे अल्पसंख्यक शासन का अंत हुआ और सभी लोगों को समान अधिकार मिले। 1. शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर में हुआ। इस समारोह में दुनिया भर के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मंडेला ने अपने भाषण में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के महत्व को रेखांकित किया। 2. रंगभेद और संघर्ष। मंडेला ने अतीत की उन कठिनाइयों को याद किया जब दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों का शासन था और काले लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उन्हें और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वर्षों की लड़ाई के बाद अंततः दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, जहां सभी को समान अधिकार मिले। 3. स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। मंडेला कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल जंजीरों से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए समानता और सम्मान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है। वे मानते हैं कि एक व्यक्ति को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। 4. मानवता और अच्छाई पर विश्वास। मंडेला को अपने जीवन में यह अनुभव हुआ कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत करना नहीं सीखता, बल्कि उसे सिखाया जाता है। अगर नफरत सिखाई जा सकती है, तो प्रेम भी सिखाया जा सकता है। मानना था कि अच्छाई मानव हृदय में पहले से मौजूद होती है। निष्कर्ष।
यह पाठ हमें नेल्सन मंडेला के संघर्ष, उनके महान विचारों और उनके नेतृत्व के बारे में बताता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और सत्य की राह पर चलकर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका जीवन हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देता है। अ टाइगर इन द ज़ू कविता लोसलिन ऑरेंज द्वारा लिखी गई है और यह एक पिंजरे में कैद बाघ की स्थितियों को दर्शाता है। यह कविता में हमें बताया है कि कैसे जंगल का राजा बाघ, जो खुले जंगलों में स्वतंत्र होकर घूमने वाला होता है, अब एक छोटे से पिंजरे में कैद होकर दुखी जीवन बिता रहा है। कहानी। एक बाघ था जो घने जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमता था। वह खुले मैदानों में शिकार करता, झीलों के पास पानी पीता और उसकी ताकत से सबको प्रभावित करता। लेकिन दुर्भाग्यवश इंसानों ने उसे पकड़कर चिड़ियाघर में बंद कर दिया। अब वह एक लोहे के पिंजरे में कैद है। उसकी चमकदार धारियाँ और चमकदार आँखें उसकी शक्ति और गुस्से को दर्शाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता। वह पिंजरे में इधर से उधर घूमता है, लेकिन उसकी चाल में अब वह पहले जैसी आज़ादी नहीं है। वह लोग को देखता है, लेकिन कोई उसकी पीड़ा नहीं समझता। रात में जब चिड़ियाघर शांत हो जाता है, तब भी वह नहीं सोता। वह आधी रात में अकेले बैठा रहता है और अपने पुराने जंगल वाले जीवन को याद करता रहता है। उसकी अपनी आज़ादी छिन जाने का गम सताता है। कविता का संदेश। यह कहानी दर्शाती है कि बाघ जैसे जानवर जो पिंजरे में कैद करना गलत है, उनको अपने प्राकृतिक आवाज़ में के सुंदरता और घूमने देना चाहिए। इंसानों को, वन जीवों को आज़ादी और सम्मान देना चाहिए। द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी, लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक कहानी है। यह एक युवा चोर और एक ईमानदार व्यक्ति के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, जो जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। कहानी का सार। कहानी का नायक एक 15 साल का लड़का है जो चोरी करके जीवन यापन करता है। वह कई बार नाम बदलता है ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। एक दिन वह अनिल नाम के एक सीधे साधे और अच्छे इंसान से मिलता है। अनिल एक लेखक है और बहुत दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। लड़का अनिल का विश्वास जीतने के लिए झूठ बोलता है कि वह खाना पकाना जानता है। अनिल को लड़के पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने देता है। अनिल को जब पता चलता है कि लड़का खाना बनाना नहीं जानता, तो वह उसे खाना बनाना सिखाने लगता है। धीरे धीरे अनिल उसे पढ़ना और लिखना भी सिखाने लगता है। लड़का पहली बार अपने जीवन में ईमानदारी और प्यार का अनुभव करता है, लेकिन उसकी चोरी करने की आदत अभी भी नहीं बदली। एक दिन अनिल को 600 रुपये मिलते हैं और वह उन्हें तकिए के नीचे रख देता है। लड़का इस मौके का फायदा उठाकर रात में चोरी कर लेता है और भाग जाता है। लेकिन जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है, तो उसके मन में द्वंद्व चलता है। उसे एहसास होता है कि यदि वह अनिल को धोखा देगा, तो वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा और जीवन भर चोर ही बना रहेगा। आखिरकार उसका अंतरात्मा जाग जाता है और वह वापस अनिल के घर लौट आता है। वह चुपचाप पैसे उनके तकिए के नीचे रख देता है और सो जाता है। अगली सुबह अनिल को सब समझ में आ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ मुस्कुराता है और लड़के को फिर से पढ़ाने के लिए एक नया पन्ना निकाल कर देता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। कहानी की शिक्षा। ईमानदारी और प्यार किसी को भी बदल सकता है। शिक्षा जीवन बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। द थीफ्स स्टोरी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव संभव है, अगर कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए। कभी डर लगा कुछ नया ट्राई करने में? हिज फर्स्ट फ्लाइट बताती है एक छोटे सीगल की कहानी जिसे उड़ने में बहुत डर लगता है। उसका परिवार आराम से हवा में उड़ता है, पर वो क्लिफ पे ही रहता है, ट्राई भी नहीं करता। फिर है द ब्लैक एरोप्लेन, एक ब्रेव पायलट की कहानी। वो स्टॉर्म में फंस जाता है, तभी एक अजीब सा ब्लैक एरोप्लेन आता है। ये उसे रास्ता दिखाता है, फिर गायब हो जाता है। दोनों स्टोरीज डर का सामना करने के बारे में है। सीगल को उड़ना सीखना है और पायलट को स्टॉर्म से गुजरना है। दोनों को अनएक्सपेक्टेड जगह से मदद मिलती है। चलो और जानते हैं।
हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला सीगल बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो नीचे ओशन देखता है और सोचता है कहीं गिर न जाऊं। उसके भाई बहन उसके आसपास उड़ते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हैं। उसकी मम्मी बहुत क्लेवर है। वो जानती है कि उसे भूख लगी है तो उसके सामने फिश का टुकड़ा रखती है, उसे पास आने के लिए टेम्प्ट करती है। सीगल को बहुत भूख लगी है और फिश बहुत टेस्टी लग रही है। आखिरकार वो लीप ऑफ फेथ लेता है। द ब्लैक एरोप्लेन में हमारा ब्रेव पायलट जबरदस्त स्टॉर्म में फंस गया है। उसे दिख नहीं रहा और फ्यूल भी कम है। जब सब होपलेस लग रहा था तभी एक ब्लैक एरोप्लेन उसके बाजू में आता है। इसमें लाइट्स नहीं है, जो बहुत स्ट्रेंज है, पर लगता है ये उसे गाइड कर रहा है। पायलट उसके पीछे जाता है। जल्द ही उसे रनवे लाइट्स दिखाई देती हैं। वो सेफली लैंड कर लेता है, पर जब वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोलने के लिए मुड़ता है तो वो कहीं नहीं दिखता। कितना अजीब। सीगल और पायलट दोनों करेज दिखाते हैं। सीगल उड़ने के डर पर जीत हासिल करता है और पायलट स्टॉर्म का सामना करता है। वो हमें सिखाते हैं कि जब हमें डर लगता है तब भी हम आगे बढ़ने की ताकत ढूंढ सकते हैं। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जगहों से हेल्प मिलती है। सीगल की मम्मी उसे ट्रिक करके उड़ाती है और मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन पायलट को सेफ्टी तक पहुंचाता है। ये स्टोरीज याद दिलाती हैं कि डरना ओके है, पर हमें डर को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। हम सब जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ब्रेव हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में एक कवि कैरोलिन वेल्स जंगली जानवरों की पहचान के लिए कुछ मनोरंजन और हास्यपूर्ण तरीके से बताया है। कवि द्वारा बताया गया है कि जंगली जानवरों की पहचान किस तरीके से करें। एशियन लायन, अगर आप पूर्व के जंगलों में जा रहे हैं और आपको वह एक जानवर दिखता है जिसकी त्वचा भूरी है और वह दहाड़ता है तो वह एक एशियन शेर है। भालू, अगर कोई आपको जम के कस के पकड़ ले और गले लगा ले तो बेशक वह एक भालू है। बंगाल टाइगर, कवि बंगाल टाइगर को एक शाही जानवर के रूप में समझते हैं और एक बार हमला कर दे तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। बंगाल टाइगर उसे मार देता है। मगरमच्छ, अगर आपको तालाब के किनारे कोई रोता हुआ दिखे तो वो बेशक एक मगरमच्छ है और वो आपको मार देता है। लकड़बग्गा, अगर आपको जंगल के बीच कोई जानवर हंसते हुए दिखे तो बेशक वह एक लकड़बग्गा है। अगर जंगल में कोई पेड़ है वो पेड़ के अंदर एक चिमेलियन यानी कि गिरगिट ज़रूर होगा। कविता का उद्देश्य, कवि का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक के जंगली जानवरों के बारे में एक चंचल चेतावनी देता है और उनके यह बताता है कि जंगली जानवरों से कैसे सावधान रहना चाहिए। क्यों 90% पाठक ऑन्साबेल की चालाकी से हैरान रह जाते हैं। वह मोटा सा, शांत लेकिन बेहद समझदार आदमी था। उसी समय दरवाजा खुला और अंदर आया फाउलर, एक युवा लेखक। फाउलर को लगा था कि जासूस की जिंदगी रोमांचक होती है, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से निकला मैक्स, हाथ में पिस्तौल। उसने बंदूक तानी और कहा, मेरे पास वो रिपोर्ट चाहिए। ऑन्साबेल घबराया नहीं। अरे तुम तो खिड़की से आए हो, उसने कहा। मैक्स ने खिड़की की ओर देखा। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ऑन्साबेल बोला, ओह, पुलिस आ गई है। मैक्स डरकर खिड़की की ओर भागता है और कूद जाता है। फाउलर हैरान, पर यहां तो कोई खिड़की ही नहीं है। वह बोला। ऑन्साबेल मुस्कुराया, बिल्कुल सही, वो खिड़की तो कभी थी ही नहीं। मैंने बस कहानी गढ़ी। और मैक्स डर के मारे खुद ही भाग गया। सीख, बुद्धि और आत्मविश्वास बंदूक से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की अंग्रेजी किताब में शामिल द बॉल पोम के बारे में, जिसे जॉन बैरीमैन ने लिखा है। यह कविता एक साधारण बच्चे की कहानी बताती है जो अपनी गेंद खो देता है, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। इमेजिन करो, एक बच्चा पार्क में खुशी खुशी अपनी गेंद से खेल रहा है। अचानक वो गेंद पानी में गिर जाती है और खो जाती है। बच्चा उदास हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बस एक गेंद है, कोई नई खरीद देगा। लेकिन कविता यहीं पर हमें एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। ये सिर्फ एक गेंद नहीं थी, बल्कि उसके बचपन और मासूमियत का प्रतीक थी।
कवि जॉन बेरीमैन बताते हैं कि इस अनुभव से बच्चे को जीवन का एक बड़ा सबक मिलता है, नुकसान सहना और आगे बढ़ना। हम सब जीवन में कई चीजें खोते हैं, लेकिन इन नुकसानों से हमें सीखना होता है और मजबूत बनना होता है। तो जब भी आप किसी चीज को खोते हैं और उदास हो जाते हैं, याद रखिए कि ये अनुभव आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर रहा है। अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करेंगे तो आप और भी मजबूत होंगे। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और खुश रहिए।